बहुत से लोग ई कॉम स्टार्ट कर रहे हैं, ई कॉम में आने वाले हैं या कम से कम इसके बारे में सोच तो जरूर रहे हैं, पर ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उनका इसमें बहुत इंटरेस्ट है या वो बहुत पैशनेट फील करते हैं इसके लिए या वो कुछ करना चाहते हैं, बल्कि सिर्फ वो इसलिए ई कॉमर्स में आना चाहते हैं क्योंकि वो दूसरे लोगों के बहुत बड़े बड़े सेल्स के स्क्रीनशॉट्स देखते हैं और लोगों के लैविश लाइफस्टाइल की फोटोज वीडियोस दिन भर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर इधर उधर देखते रहते हैं। इससे वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि फिर वो इसमें उतरने का मन बनाते हैं। नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अपनी मन मर्जी से काम करने में, अपना बॉस खुद होने में या जब चाहे जब मन चाहे जहाँ चाहे वहाँ घूमने जाने में, पर ये सब सिर्फ सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू ऐसा है जो लोग देखते ही नहीं। लोग सोचते हैं कि हमने ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बहुत बड़ी सेल्स कर दी और हमारी लाइफ मस्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। Oh, no! और जब तक लोगों को इसके बारे में पूरी पिक्चर क्लियर हो पाती है तब तक वो इसमें इतनी बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं कि काटो तो खून नहीं। तो ऐसा आपके साथ भी ना हो, इसलिए जरूरी है कि अगर आप ई कॉमर्स करना चाहते हैं तो इसके बारे में जान लें। कम से कम जितना जान सकते हैं उतना जान कर ही आगे फैसला करें कि आपको ये चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं किसी को भी डीमोटिवेट नहीं करना चाहता कि भाई आपको मैं डरा दूं और आप ना करो, ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है, बल्कि मैं आपको सिर्फ सच्चाई बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, दूसरों की देखा देखी किसी चीज़ में कूद पड़ने की, स्टार्ट करने की और बाद में बहुत ही बुरे हालत में फंसते हुए और बर्बाद होते हुए। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनका इसी वजह से घर बिक गए। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने इसकी वजह से अपने जॉब छोड़ दी, अपनी अच्छी पेइंग जॉब छोड़ दी और आज वो बहुत परेशान है, डिप्रेशन में। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपको बोलेंगे ये कोर्स ले लो, ये वीडियोस देख लो और आप ई कॉमर्स के एक्सपर्ट बन जाएंगे। देखो, मैं उनको सही या गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, परंतु उसको करने के लिए जो करने की आपको जरूरत पड़ेगी वो तो आपको करना ही पड़ेगा ना। अगर आप वो करे बिना ही सोचते हैं कि आपका हो जाएगा, काम हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आपका एक दोस्त है जो आईएएस ऑफिसर बन गया या समझ लीजिए कोई भी बड़ा अधिकारी बन गया। आपको उसकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी लगती है, भाई सरकारी बाबू बन गया है, गाड़ी में घूमता है, गवर्नमेंट सब उसको फैसिलिटीज देती है, पर आप सोचते हो कि यार मुझे भी ऐसा बाबू बनना है, मुझे भी आईएएस ऑफिसर बनना है। तो आपको आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कम से कम दिन के 8-10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। Oh, no! आपको इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करने पड़ेंगे, आपको कंसेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आप ये करने के लिए रेडी हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आप बोलते भाई पढ़ाई अपने बस की बात तो नहीं है, पढ़ाई अपने से नहीं होगा, अगर ऐसा है तो फिर आप आईएएस नहीं बन सकते। तो वही मैं आपको आज चीज बताने वाला हूँ कि क्या आपको करना है जिससे आप ई कॉम में वो चीज हासिल कर सकते हैं जैसे एक आईएएस हासिल करता है। मतलब कि क्या चीज आपको करने की जरूरत पड़ेगी अगर आप ई कॉमर्स करना चाहते हैं इंडिया में। तो चलिए अब मैं आपका और टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट आपको बताता हूं, अगर आपको इंडिया में ई कॉमर्स करना है तो आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो स्वागत है आपका, मेरा नाम है कृष्ण कुमार, आप देख रहे हैं गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल। दुनिया के सबसे बड़े खेल में आपका स्वागत है। पॉइंट नंबर 1, इट लुक्स फैंसी बट इट्स रियली टफ गेम। दोस्तों, इसमें आपको पता होना चाहिए कि इतना ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर होता है काम करते हुए। अगर आप ई कॉमर्स इंडिया में करते हैं तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है जिसको बियर करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आपको हर वक्त कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी और अगर आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप छोटी प्रॉब्लम से भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है, आप परेशान हो जाते हैं, तो आपके लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल होगी। दूसरी चीज़, टीम। आपको काम के लायक अच्छी टीम मिलना बहुत मुश्किल होती है। नॉर्मली हम लोग जब ब्लॉगिंग करते हैं या कोई और काम करते हैं जिसमें सिटिंग जॉब होता है तो उसमें लोग बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ई कॉमर्स के लिए टीम एक बिल्कुल आपको वैसी चाहिए जिसमें पैशन हो काम करने का, जो काम को अपना समझ के काम करे। और आप जानते हैं बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सच में काम को अपना समझ के काम करते हैं। नॉर्मली लोगों का ऐसा होता है कि वो टाइम पे आए, टाइम पे गए, आपका काम का अच्छा हुआ खराब हुआ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, हमारे वहाँ एक कहावत है, मतलब हमारे बिहार में एक कहावत है, खस्सी के जान जाए खवैया के स्वादे नहीं। मतलब खस्सी मतलब बकरा,
बकरे की जान चली गई और खाने वाले को स्वाद ही नहीं आया। सेम वैसे ही चीज़ हमारे साथ होती है जब हम इंडिया में ई कॉमर्स करते हैं। आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हो, बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट आप लेके आओ, बेस्ट से बेस्ट एड्स बनाओ, बेस्ट कस्टमर को सर्विस दो, आप सपोर्ट की टीम बिठाते हो, आप पैकेजिंग अच्छी से अच्छी करते हो, और जब कस्टमर को प्रोडक्ट मिलता है तो आपको कस्टमर बोलता है अभी ये क्या बेच दिया, अभी ये तो मार्केट में 200 का मिलता है, तुमने इतने का दिया। असल में लोगों को क्वालिटी से इंडिया में बहुत कम फर्क पड़ता है। लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्राइस दिखता है, क्वालिटी नहीं दिखती, और इस वजह से आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। पॉइंट नंबर 2, गोल्ड माइन बिकम्स कोल माइन देखते देखते। दोस्तों, एक चीज ऐसी थी जो कल आग की तरह बिक रही थी और आज उसकी सेल आनी ही बंद हो गई। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि कल आपने चीज बहुत बेची और आपने क्वांटिटी उसकी बहुत सारी इंपोर्ट कर ली और आज वो चीज बिकनी बंद हो गई। ऐसे में आप क्या करेंगे, आपको सोचना पड़ेगा। आप एक चीज सेल कर रहे थे और किसी ने वो सेम प्रोडक्ट एक घटिया क्वालिटी में ले आए और ऑनलाइन सेल करने लगे बहुत कम प्राइस में। अब आप सोचिए, आपकी कॉस्ट इतनी लग चुकी है, आपके एडवर्टाइजमेंट चार्जेस, आपके शिपिंग चार्जेस लगाने के बाद आपको बहुत मिनिमल मार्जिन पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और फिर ऐसे में किसी पर्सन ने उसको बहुत कम रेट में बेचना शुरू कर दिया। कस्टमर आपसे पूछता है भाई वहाँ पे ये चीज़ इतनी सस्ती मिल रही है, आप इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं, और आप कस्टमर को किसी भी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर सकते, वो बोलेंगे आप स्कैम कर रहे हैं। ऐसा भी होता है। आपको रेगुलर न्यू प्रोडक्ट्स की रिसर्च करनी पड़ती है। आज एक चीज़ जो मैंने जैसा आपको पहले बताया बहुत अच्छी सेल हो रही है, कल वो रुक जाती है, कल वो सेल होना ही बंद हो जाती है। ऐसे में आपको निरंतर नए नए प्रोडक्ट्स का रिसर्च करना पड़ता है, जो कि एक रियली टफ गेम है। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ ढूंढ ली कि हाँ भाई अच्छा बिकता है और वही मैं सालों तक बेचता रहूँगा, ऐसा नहीं होता। कोई भी प्रोडक्ट कब डेड हो जाए आपको कोई अंदाज़ा नहीं लगता। डेड का मतलब है कि कब वो चीज़ अच्छे सेल होने से बिल्कुल सेल होना बंद हो जाए, या जो चीज़ कल दिन में 100 बिक रही थी आज दिन में 2-4 बिके, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 3, आपको कदम कदम पर पैसों की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, जितना भी आपने चाहे सोच लिया हो, जितना भी आपने बजट बना लिया हो, लेकिन पैसे ऐसी चीज़ है कि आपको हर कदम पर, हर दिन, हर घंटे पैसों की जरूरत पड़ेगी इंडिया में, अगर आप ई-कॉम करते हैं तो। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जिसके बारे में कोई भी पर्सन, खास करके वो लोग जिन्होंने जो नए हैं, वो नहीं सोचा होता उन्होंने कि इस चीज़ के लिए पैसा लगेगा। लेकिन जब पैसे लगने शुरू होते हैं तो कभी पता ही नहीं चल पाता कि भाई हमने ये सोचा था इससे इतना काम हो जाएगा, लेकिन ये इतनी जल्दी खत्म हो गए, अब हम क्या करें। इसलिए आपके पास अच्छे अमाउंट का बैकअप होना जरूरी है। आपने सोचा कि भाई मैंने इतनी सेल कर दी, इतने पैसे मेरे पास आ गए, लेकिन बाद में लोग रिफंड भी मांगते हैं, उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। कई लोग सिर्फ देखने के लिए मंगाते हैं। कई आपके कंपटीटर्स ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं, उसके बाद आपको कॉल करेंगे कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, आप इसको रिटर्न करो, रिटर्न लेके जाओ और मेरे पैसे वापस करो। ऐसे में आपको उनके पैसे वापस देने पड़ते हैं। अब वो ज़माना चला गया जब आप कस्टमर को सामान बेचने के बाद उनसे बात करना बंद कर देते थे, या आप उनसे उनके मेल के रिप्लाईज बंद कर देते थे। अब गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने सख्त हो गए हैं कि कोई भी पर्सन किसी को भी नॉर्मली ऐसे चीट नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 4, इट टेक्स डे एंड नाइट वर्किंग। कई लोग सोचते हैं कि भाई एक बार बिजनेस सेट कर दिया, कुछ एम्प्लॉयज रख दिए, उसके बाद तो अपनी अयाशी ही अयाशी। पर दोस्तों ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि एक बिजनेस सेट हो जाएगा, इसके बारे में किसी का बाप भी नहीं बता सकता, और इसमें कितना टाइम लगेगा हम सोच भी नहीं सकते। हो सकता है कोई चीज़ 2 महीने में, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में सेट हो जाए, और कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि सालों लग जाता है, लोग ब्रेक इवन तक पे नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए अगर आप ऐसा सोचे करते हैं कि भाई एक प्रोडक्ट ढूंढना है, उसको सेल करना है और लोग बिठा देने हैं और हम मजे करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। जिन लोगों को आप ऐसा करते हुए देख रहे हैं, हाँ जरूर कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कर रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ अभी, तो उन लोगों ने इसके लिए कई सालों से मेहनत की है, और आप नया शुरू करके वो चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते जो चीज़ें वो लोग इतने टाइम से करके कर रहे हैं। हाँ, हालांकि एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, परंतु एक्सेप्शन को हम कभी भी डाटा ऐसा नहीं बना सकते जिसके बेस पे हम कोई फैसला ले लें। और एक आपने कहावत सुनी होगी, देयर आर नो ऑफिस आवर्स फॉर लीडर्स। मतलब कई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि भाई इसका मतलब तो ये है कि लीडर्स को ऑफिस आने की जरूरत नहीं पड़ती, जब मन करे
तब आओ जब मन करे मत आओ, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर आर नो ऑफिस आवर्स फॉर लीडर्स का मतलब है कि लीडर्स को हर वक्त काम करना पड़ता है। उनके लिए कोई 9 to 5 नहीं होता है। उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप 9 बजे आए 5 बजे काम करके चले गए और हो गया, बाकी आप कल करोगे। नहीं, अगर आप ई कॉमर्स करते हैं या करना चाहते हैं तो आप ये बात जान लो कि उसमें दिन क्या रात क्या आपको सब कुछ भूलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कई बार इंसिडेंट्स होंगे जो आपको रात को 1 बजे भी जाग के करना पड़ सकता है और सुबह 4 बजे भी करना पड़ सकता है। वो क्या चीज़ें होंगी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पॉइंट नंबर 5, इम्पोर्ट इज अ रियल टास्क। मतलब अगर आप कोई ऐसी चीज़ बेचना चाहते हैं जो इंडिया में ही बनता है तो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम लोग ई कॉमर्स जो करते हैं या करना चाहते हैं उनके प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं, चाहे वो चाइना से इंपोर्ट हो या चाहे किसी और कंट्री से इंपोर्ट हो, लेकिन इंपोर्ट कराने पड़ते हैं। अब इंपोर्ट में कई ऐसे इश्यूज आते हैं जो अभी आपको नहीं पता होंगे और अभी आप उनके बिना उनको जाने बगैर ही अपना बिजनेस प्लान कर रहे होंगे। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। एक बार आपने कोई सामान चाइना से मंगाया, वो बहुत स्मूथली आ गया, आपके पास आया, आपने उसको बेच दिया। आपने फिर उसकी एक बड़ी क्वांटिटी ऑर्डर की और वो सामान आपके पास पहुंचा ही नहीं, कस्टम ड्यूटी में एयरपोर्ट पे कहीं पर भी रुक गया। अब वो क्यों रुका है आपको कुछ पता नहीं, और जब आप उनसे कांटेक्ट करते हैं तो वो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट डिटेल्स मांगते हैं। उस प्रोडक्ट्स को आने में आपके पास क्लियर होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से कई बार उस प्रोडक्ट की वैल्यू ही खत्म हो चुकी होती है। अब ऐसा भी होता है कि आपने जिस सप्लायर से अपना सामान पहले मंगवाया था, आपने फिर उसको ऑर्डर दे दिया, उसको पेमेंट कर दी और उसने सामान ही नहीं भेजा। आप उसको मेल करते हो, मेल का रिप्लाई नहीं करता, आप उसको कॉल करते हो, कॉल का आंसर नहीं करता। ऐसे में आप क्या करेंगे सोच लीजिए। एक चीज़ ये भी होती है कि आपने जब प्रोडक्ट का सैंपल मंगवाया था तो सैंपल बहुत अच्छा आया, लेकिन जब आपने उसका बल्क ऑर्डर कर दिया, वो बल्क ऑर्डर जब आपके पास पहुंचा तो प्रोडक्ट की क्वालिटी ही कुछ और थी। आप अपने सप्लायर को कांटेक्ट करते हैं और आप उनको बोलते हैं कि भाई ये वो प्रोडक्ट नहीं है जो आपने मुझे पहले दिखाया था, जो आपने मुझे सैंपल में भेजा था। वो आपको बोल देते हैं कि सॉरी, मिस्टेक से या गलती से हमने आपको ये भेज दिया, टीम में स्टाफ में किसी ने गलती कर दी, तो आप ऐसा कर दो कि ये प्रोडक्ट्स हमें वापस भेज दो, हम आपको सही प्रोडक्ट्स भेज देंगे। और आप समझ लीजिए कि यहाँ से प्रोडक्ट्स को बाहर भेजना इतना कॉस्टली पड़ेगा आपको और इस चीज़ में इतना टाइम लग जाएगा कि तब तक उस सामान की कीमत ही खत्म हो चुकी होगी, या जितने में आप चाइना सामान भेजेंगे। चाइना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक कंट्री का रेफरेंस है, वहाँ से मैक्सिमम लोग सामान मंगाते हैं, पर इसकी जगह पे आप कोई भी कंट्री मान सकते हैं। सामान भेजने में इतना खर्चा लग जाएगा जितने की उस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी नहीं होगी। तो अब आप क्या करेंगे, सोचने वाली बात है। और ऐसे में अगर आप सोचिए आपका प्रोडक्ट सीजन बेस्ड हो, जैसे कोई विंटर का सामान हो या समर का सामान हो और समर चला गया, क्या होगा उस प्रोडक्ट का। या फिर आप सोचिए कोई एक ऐसी चीज़ है जैसे फ़ोन केसेस हो गए, कवर्स हो गए। अब आजकल आप जानते हैं कि हर महीने थोक में मोबाइल से रिलीज होते हैं, थोक में कंपनियां फ़ोन रिलीज करती हैं। आप मान लीजिए किसी फ़ोन का कवर सेल करना चाहते थे, आपने इंपोर्ट कर लिया, लेकिन वो आने में 1 महीने का टाइम लग गया। तब तक उस कंपनी ने 2 फोन्स और लॉन्च कर दिए थे। अब आप पुराने कंपनी का पुराने फ़ोन मॉडल के लिए प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं वो सेल करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तो बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर बिक भी गया तो इतनी महंगी बिकेंगी कि आपके लिए प्रॉफिट निकालना असंभव हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6, एडवर्टाइजमेंट मिस्ट्री। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको अपना पॉइंट बताऊं, आप एक छोटी सी कहानी बताता हूं, आप सब लोग रिलेट करेंगे उससे। हम सब ने देखा है कि जब हम मेले में जाते हैं, हम लोग बचपन में सब लोग मेले में गए हैं, तो मेले में एक लॉटरी वाला बैठा होता था। लॉटरी वाले के पास जाते थे, वो क्या करता था, आप वहाँ पे जब देखते हैं थे 5-6 लोग उनके पास हमेशा खड़े रहते थे, और वो एक पर्सन उसको बोलता था हाँ भाई 10 रुपये मेरे लगाओ, और 10 रुपये में पर्ची निकालता था, उसको 50 रुपये की पर्ची निकल जाती थी और उसको 50 रुपये मिल जाते थे। ये चीज़ देखकर आसपास सब लोग बोलते थे वाह यार ये तो बड़ी आसानी से पैसे जीत गया, हम भी पैसे लगाते हैं। अब मेरा भी एक दोस्त था, उसने बोला भाई मेरे 20 रुपये लगा, 20 रुपये उसने लगाए, 20 के उसको 50 रुपये मिले। वो बोला यार क्या बात है, मज़ा आ गया। फिर उसने दोबारा बोला 50 रुपये लगा, तो उसने 50 रुपये लगाया, उसको 200 रुपये मिल गए, मज़ा आ गया। अब उसने बोला यार क्या छोटा करना, 500 रुपये लगा दे। उसने 500 रुपये लगाया और हार गया। उसने बोला यार 2 बार जीता था, 1 बार हार गया, चलो ऐसा तो होता रहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास 200 रुपये और है, 100 रुपये और लगा देते हैं। उसने 100 रुपये फिर लगाए और फिर पर्ची नहीं निकली, हार गया। उसके बाद उसने बोला चल अब लास्ट 100 रुपये रह गए, इसको भी लगा देते हैं, और वो भी लगा दिए, और वो भी क्या हुआ आप जान सकते हैं। तो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ आपको, देखिए कोई भी बिजनेस पर्सन जब ऑनलाइन शुरुआत करते हैं तो इनिशियली सेल्स आसानी से मिलती हैं। हमने हमेशा ये देखा है, हमें ई कॉमर्स करते हुए इंडिया में लगभग 3 साल हो चुके हैं, और कोई भी नया स्टोर बनता है, नया एड अकाउंट बनता है,
चाहे वो गूगल हो चाहे फेसबुक हो, इनिशियली सेल्स बहुत अच्छी मिलती है और लोग इसको ही समझ लेते हैं कि हमने तो कोड क्रैक कर दिया भाई, इतने मजेदार हो गया, हमने तो इतने पैसे लगा के इतनी सेल कर दी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रातें। ऐसा ही होता है एडवर्टाइजमेंट के खेल में। आपने कोई चीज़ चलाई, अच्छी बिकी, लेकिन धीरे धीरे उसका पेस गिरने लगेगा, उसकी कॉस्ट महंगी होने लगेगी और तब आपको क्या करना है आपको कुछ समझ नहीं आएगा। कल तक जिस चीज़ की सेल 100 रुपीज़ में आ रही थी, आज वो 300, 350, 400 रुपये लगा के भी नहीं बिकता। ऐसा भी हो जाता है। तो इन चीज़ों से भी डील करना पड़ता है। फेसबुक को प्रॉफिटेबल रख पाना और ROAS को, रिटर्न ऑन एड स्पेंड को मेंटेन रख पाना एक बहुत बड़ी गेम है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा है। अगर आप सोचते हैं अरे कोई बात नहीं तो क्या हुआ, बहुत सारी एजेंसीज बैठी हैं जिनको हम अपना एड्स का काम दे देंगे, वो एड्स चलाएंगे, वो तो एक्सपर्ट्स हैं, वो एड्स महंगी नहीं होने देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एड एक्सपर्ट ऐसा नहीं है जो आपको आपके प्रॉफिट को सस्टेन रख सके। हो सकता है कुछ दिन के लिए रख सके, लेकिन जब चीज़ डूबेगी तो उसको कोई नहीं बचा सकता। और इसके साथ में एक खतरा ये भी होता है कि अगर आपने किसी एजेंसी को कोई प्रोडक्ट दिया एडवर्टाइज करने के लिए और उनको ये चीज़ इतनी प्रॉफिटेबल लगी, उन्होंने खुद वो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर दिया या वो प्रोडक्ट को खुद सेल करने लगे, तो आप कभी ये जान नहीं पाएंगे और वो आपको बोलेंगे सर इसकी सेल नहीं आ रही है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आप चाहे एड्स के लिए फेसबुक यूज करते हो, गूगल यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, नेटिव यूज करते हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करें, लेकिन रेगुलर रिजल्ट्स कोई भी गारंटी नहीं देता कि हम आपको रेगुलर रिजल्ट्स देंगे। तो इस मामले में भी आपको बहुत बहुत तरह की परेशानियां झेलना पड़ता है। जो भी लोग ये करते हैं उन सबको ये सबसे गुजरना पड़ता है। पॉइंट नंबर 7, लॉजिस्टिक्स इन इंडिया इज रियल टफ, या आप कह सकते हैं लॉजिस्टिक्स इन इंडिया इज द बिगेस्ट इशू। इंडिया में कोई भी कुरियर कंपनी, कोई भी लॉजिस्टिक कंपनी ऐसी नहीं है जो वैसे काम करके दे जैसा आप चाहते हैं कि आपको मिलना चाहिए या कुरियर वालों को ऐसे काम करने चाहिए। वो आपको फेक रिमार्क्स देंगे, वो आपको बिना वजह से डिलीवर नहीं करेंगे। आपका कस्टमर आपसे प्रोडक्ट मांग रहा होगा और कुरियर वाले बोलेंगे कि सर हमने तो अटेम्प्ट किया था, हमने कॉल किया था कस्टमर को और उन्होंने लेने से मना कर दिया। आप कस्टमर को कॉल करते हैं, कस्टमर बोलता है भाई मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, मेरे को भेजो। आप कुरियर वालों को कॉल करते हैं कि सर उनको प्रोडक्ट भेजो, वो बोलता है सर हमने इतने दिन तक अपने वेयर हाउस में रख सकते थे, हमने रखा, आपने बोला हमें भेजने के लिए, हमने भेजा, कस्टमर ने नहीं लिया, हमने आपका प्रोडक्ट आपको वापस भेज दिया। ऐसा भी होता है। एक चीज़ ये भी होती है कि कई बार कुरियर बॉयज, कुरियर वाले जो लोग हैं, वो लोगों के साथ, कस्टमर के साथ बहुत मिसबिहेव करते हैं। जैसे कस्टमर ने आपके बोला कि आप किसी मीटिंग में, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप एक मीटिंग में हैं और आपको कॉल आती है कि सर आपने ये चीज़ ऑर्डर किया था, तो मैं आपके ऑफिस के बाहर हूँ या बिल्डिंग के बाहर हूँ, आप आके लीजिए। तो आप बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं 10 मिनट में आता हूँ, मेरा मीटिंग चल रहा है, या मैं 5 मिनट में आता हूँ, वॉशरूम में हूँ। तो वो 5 मिनट बोलेंगे सर आना है तो अभी आओ, नहीं तो मैं 5 मिनट वेट नहीं करूँगा, और वो चले जाते हैं। कस्टमर दिन रात आपको इस तरह की कंप्लेंट्स बताएंगे और आप कुरियर्स को, लॉजिस्टिक्स को ये चीज़ें बताएंगे और वो लोग इस बात को मानेंगे भी, बोलेंगे हाँ सर ऐसा होता है, कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर करते हैं, कार्रवाई करते हैं। लेकिन यकीन मानिए कुछ नहीं होता। हर कुरियर में, चाहे वो ब्लू डार्ट हो, ई-कॉम हो, डिलीवरी हो या फेडेक्स हो, कोई भी कंपनी हो, सब कंपनीज के साथ हम काम करते हैं और हमने सबके साथ सेम इश्यूज देखे हैं। अब फिर भी इन सब कुरियर्स में से हम कौन सा कुरियर आपको रेकमेंड करते हैं, वो उसके लिए मुझे लगता है कि अभी बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। वो वीडियो आप जरूर देखिए, आपको वीडियो का लिंक जल्दी ही आई बटन में मिल जाएगा। आप जानते हैं इंडिया में फेस्टिवल्स बहुत होते हैं और आने वाला टाइम तो फेस्टिवल्स का ही है, लेकिन फेस्टिवल सीजन्स में कुरियर्स की डिलीवरी और भी ज़्यादा गिर जाती है। कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा डिलीवरी गिरने का क्या मतलब है। तो मैं उनको ये बता दूं कि इंडिया में जितने लोग ऑर्डर करते हैं सब लोग ऑर्डर नहीं लेते हैं। तो उनमें से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लोग ऑर्डर लेने से ही मना कर देते हैं और उसकी जो चोट है वो बहुत बुरी लगती है। तो लोगों ने लेने से मना कर दिया और कई बार कुरियर वाले खुद ही वापस ले आते हैं, क्योंकि उस दौरान उनके पास काम बहुत बढ़ जाता है। सभी बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी जो है वो सेल चलाती हैं, ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इतने लोग काम के लिए नहीं होते, इसलिए जिस काम को 10 मिनट लगने चाहिए थे वो उसको 2 मिनट 3 मिनट में करने की कोशिश करते हैं और वो नहीं हो पाता। इस वजह से प्रोडक्ट्स आपके वापस आने लगते हैं और इसकी वजह से बहुत हैवी लॉसेस होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि आपने जो प्रोडक्ट भेजा था वो डिलीवर नहीं हुआ, कस्टमर ने लेने से मना कर दिया और जब वो सेम पार्सल आपके पास वापस आया तो अंदर प्रोडक्ट ही कुछ और था।
पॉइंट नंबर 8, फ्री का इंटरनेट सत्यानाश। वैसे तो इंटरनेट के आने से लोग कहते हैं कि हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली, ये हो गया वो हो गया, पर मैं आपको बताता हूँ किसी भी चीज़ की जब जरूरत से ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो वो हानिकारक साबित होती है। जैसे चाय में चीनी आप स्वाद के लिए डालते हैं, लेकिन अगर चीनी की अति हो जाए, मतलब जरूरत से ज़्यादा हो जाए, तो चाय पीने लायक नहीं रहती। सेम मुझे वैसा लगता है कि इंडिया में फ्री का इंटरनेट होने के बाद हो गया है। अगर आप इंडिया में ई कॉमर्स करते हैं तो बिना कैश ऑन डिलीवरी, मतलब बिना COD के आप नहीं कर सकते। कोई भी कंपनी, अभी तक मैंने कम से कम हजारों लाखों कंपनीज देखी होंगी जिन्होंने ई कॉमर्स ट्राई किया इंडिया में, लेकिन प्रीपेड किसी के बस की बात नहीं है, कर सके। मुश्किल से 4 या 5 वेबसाइट्स अभी तक ऐसी हैं जो मैं जानता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स करते हैं, मतलब जो साइट पर ही पेमेंट लेने के बाद ऑर्डर करते हैं। वरना इंडिया में ई कॉमर्स करने के लिए आपको कैश ऑन डिलीवरी करनी ही पड़ेगी, मतलब कस्टमर ऑर्डर करेगा और जब उसको प्रोडक्ट जाएगा डिलीवर होने के लिए तब उसकी पेमेंट करेगा। अब क्या हो गया है कि फ्री इंटरनेट की वजह से लोगों के पास, दुनिया के सबसे ज़्यादा बेले लोगों के पास दिन भर इंटरनेट अवेलेबल रहता है, और जिनके पास कोई काम नहीं, आप जानते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। तो लोग क्या करते हैं, दिन भर फेसबुक, इंस्टाग्राम, इधर उधर गूगल पे स्क्रॉल करते रहते हैं, और कोई भी चीज़ दिखाई देती है जो अच्छी लगती है, वाह यार, उसको ऑर्डर कर देते हैं। और जब कुरियर बॉय लेके उनके पास पहुंचता है तब उनको लगता है यार ये चीज़ तो बहुत महंगी है, अरे यार चीज़ तो इतनी सस्ती मिल जाती है, इसको इतने महंगे में लेने का क्या फ़ायदा। और वो सिंपली कुरियर वाले को मना कर देते कि भैया मुझे नहीं चाहिए, आप ले जाओ, या मैंने ले लिया, या ऐसा है ये बहुत महंगा है, मैंने तो कई जगह पर सस्ता मिल गया था। तो ये चीज़ आपकी RTO में आ जाती है। RTO का मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब आपने जो कुरियर भेजा था, जो आपने ऑर्डर भेजा था, वो कस्टमर ने नहीं लिया और वापस आपके पास आ गया। और ये RTO की चोट ऐसी होती है जिसका मारा पानी भी नहीं मानता। पॉइंट नंबर 9, 95% ऑफ पीपल डू रॉन्ग कैलकुलेशन। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं इंडिया में ई कॉमर्स कर रहे हैं, उनको ई कॉमर्स की असली कैलकुलेशन करनी ही नहीं आती। लोगों को ऐसा लगता है कि हमने 300 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और उसको 800 रुपये में सेल कर दिया तो भाई 500 रुपये का तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस चीज़ के अंदर मार्जिन इतना ज़्यादा लो रहता है कि कई बार लोगों के लिए सर्वाइव करना भी मुश्किल होता है। लेकिन ये चीज़ लोग समझ नहीं पाते क्योंकि उनको सही कैलकुलेशन करनी ही नहीं आती। आप बोलेंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, लोग इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उनको कैलकुलेशन नहीं करनी आती। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने लोन लिया होता है, फंड कहीं से अरेंज किया होता है, या पहले के अपने पैसे कमाए होते हैं, उनको सिर्फ ये दिखाई देता है कि भाई हमारा इतना खर्चा हो रहा है, इतने पैसे आ रहे हैं। लेकिन जब लॉन्ग टाइम के बाद सब कुछ पता चलता है कि इस चीज़ का खर्चा लगता है, इस चीज़ का खर्चा लगता है, तब उनको एक्चुअल में पता लगता है कि वो तो माइनस में चले गए, और जब तक ये चीज़ पता चलती है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। पॉइंट नंबर 10, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता जाएगा। अब ये बात थोड़ी सुनने में अटपटी लग सकती है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अगर आज आप 1 लाख का काम करते हैं और आपका प्रॉफिट 10,000 रुपये है, तो लोग ये सोचते हैं कि हाँ भाई हम 2 लाख का काम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट 20,000 हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता। दोस्तों, जितना ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो करता है, प्रॉफिट मार्जिन उतना ही कम होता जाता है। अगर आपका 1 लाख के काम पे 10,000 का प्रॉफिट था, तो 2 लाख के काम पे आपको 15,000 या 16,000 का प्रॉफिट मिलता है, 20,000 का नहीं मिलता। और यही चीज़ जब आपका 3 लाख पे जाएगा काम, तो आपको 30,000 की बजाय 18, 20 या 22,000 का प्रॉफिट होता है। तो समझिए, लोग ये कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हाँ अगर हम 1 महीने में इतने का काम करते हैं, इसको हम इतना गुना कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट इतना गुना हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बिजनेस का गणित और ई कॉमर्स का गणित बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसको समझ पाना बहुत टफ चीज़ है, और नॉर्मल साधारण दिमाग वाले लोगों के लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और कई लोग तो समझ ही नहीं पाते। जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाता है, आपके मंथली फिक्स एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं। जैसे जब हमने अपना काम शुरू किया था तो हमारे ऑफिस का रेंट होता था 32,000 रुपये। हमारे पास 4 लोग काम करते थे, सबकी सैलरी, रेंट, बिजली, नेट, सब चीज़ का खर्चा मिला के हमें लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये का खर्चा पड़ता था। आज हमारे ऑफिस का रेंट ही 2 लाख रुपये है, और एम्प्लॉयज़ की सैलरी और सब कुछ मिला के ये चीज़
इतनी ज़्यादा बढ़ गई, हर पर्सन इसको नहीं कर पाता। और इस सब चीज़ों के साथ जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है कि मुझे अपना बिजनेस ग्रो करके रखना है, मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना भी है, क्योंकि जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा लोगों की सैलरीज बढ़ेगी, आपके मार्जिन कम होते जाएंगे, आपके नए नए कंपटीटर्स आएंगे जो आपके मार्जिन को और कम करते जाएंगे, लेकिन आपके एम्प्लॉयज़ की तो सैलरी बढ़ेगी, आपको उनको बोनस भी देना है, खर्चा है। तो वो सब चीज़ करते करते आपको कई बार जब बिजनेस को आप स्केल करते हैं, बड़ा करते हैं, तो प्रॉफिट को सस्टेन रख पाना या प्रॉफिट रख पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों आप हमेशा एक बात याद रखना, नेगेटिव स्केलिंग इज लाइक कमिटिंग सुसाइड। देखो दोस्तों, इस बात को आप ठीक से समझो, जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई इनमें से आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये वो चीज़ें हैं जो अगर आप ई कॉमर्स में आने की सोच रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पर्सन अगर सोचता है कि मुझे IAS बनना है तो उसको पता होना चाहिए कि हाँ भाई आपको 8 से 10 घंटे की पढ़ाई रेगुलर करनी पड़ेगी। तो अगर आप तैयार हैं, अगर आप बोलते हैं हाँ ठीक है मैं रोज 10 घंटे पढ़ूंगा, मैं रोज 10 घंटे पढ़ सकता हूं, तो आपको IAS बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप जो मैंने पॉइंट्स बताए इन सब पॉइंट्स को बोलते कि हाँ ठीक है मैं ये सब बात समझ गया और मैं रेडी हूँ, मैं करना चाहता हूँ, तो ई कॉमर्स के खेल में जो दुनिया का सबसे बड़ा खेल है उसमें आपका स्वागत है। दोस्तों वैसे जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई इसके साथ साथ और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए, लेकिन ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इस वजह से मैंने ये सोचा कि अगर आप बोलेंगे कि हाँ हमें और जानना है तो हम आपको और वीडियोस में, अगली वीडियो में हम आपको और चीज़ें ऐसी बताएंगे। अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके पूछें। अगर जो मैंने आपको पॉइंट्स बोले अगर आपको कोई गलती लगती है तो ज़रूर हमें बताएं कि नहीं आपने ये बोला ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ, जो भी मैंने बोली है इन सब चीज़ों में एक्सेप्शन हो सकता है। कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया हो, पहले कोई ई कॉमर्स बिजनेस ना किया हो और वो बहुत सक्सेसफुल हो गए हो। लेकिन मैं आपको ये बात भी कह रहा हूँ कि एक्सेप्शन हर जगह होता है और एक्सेप्शन के बेस पर आप काम नहीं कर सकते। आपको बड़ा डाटा लेना पड़ता है और बड़े डाटे में जो बोलता है बड़ा डाटा आपको उसके साथ ही चलना पड़ता है। तो दोस्तों अब अगर आपने ये सब जानने के बाद भी फैसला कर लिया है कि आपको ई कॉमर्स करना है और ई कॉमर्स इंडिया में करना है, तो स्वागत है आपका। अगली वीडियो आप जरूर देखें। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडिया में ई कॉमर्स करने के लिए आपको पहले क्या क्या करने की जरूरत है। अभी जो हमने बताया वो सब सिर्फ वो बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, और अब हम अगली वीडियो में आपको जो बताएंगे वो होंगी कि इंडिया में ई कॉमर्स करने से पहले आपको क्या क्या करने की जरूरत पड़ेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गेम ऑफ सेलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया।